गुड मॉर्निंग एवरीवन। अध्ययन कोचिंग प्रयागराज में मैं अमन सर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश के बारे में। आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पढ़ रखे होंगे। आज तक बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे चैनल बनाया, यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ाया। आप लोगों ने बहुत बार इंग्लिश का जो टॉपिक है वो पढ़ा होगा। इंग्लिश के एक एक चैप्टर को आप लोगों ने बखूबी पढ़ा होगा, लेकिन आज तक आप लोगों ने उस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पढ़ा होगा जो आने वाले चैप्टर्स में जाके आपको कंफ्यूजन पैदा करती है, आपको दिक्कत पैदा करती है। सबसे बड़ी चीज होती है कि यदि हम एक स्टार्ट करने वाले लर्नर हैं, यदि हम बिगिनर हैं, यदि हम एक शुरुआत करने वाले प्रतियोगी हैं, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इंग्लिश की अगर हम शुरुआत करें, अगर हम इंग्लिश सीखना चाहें तो इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हमको करनी चाहिए और कहाँ पे ले जाके हमको खत्म करना चाहिए। अगर इंग्लिश हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यदि हम एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर शुरू करें तो कहाँ से करें, कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ तक उसको लेके जाएं। सबसे पहले हम उस पर आज बात करने वाले हैं जो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। दोस्तों, ये आप लोगों से मेरा पहला इंटरेक्शन होगा, लेकिन आप लोगों को मैं एकदम ट्रस्ट में लेना चाहूंगा, एक विश्वास पैदा करना चाहूंगा कि आज के बाद जो चीजें आप पढ़ेंगे वो बखूबी आप लोग को एग्जाम में और जितने सारे क्वेश्चंस आप लोग के सामने रखे जाएंगे उसको इजीली आप सॉल्व करेंगे, इतनी 100% मेरी गारंटी होगी। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, उसको इतने अच्छे से याद रखिएगा, इतना आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट आपको टफ नहीं, टफर नहीं, बल्कि जो टफेस्ट लगता होगा आज के बाद, वो जो सब्जेक्ट है धीरे धीरे अब आप लोग का सबसे इजी नहीं, इजियर भी नहीं, सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट लगने लगेगा, इतनी मेरी गारंटी है। दोस्तों, आज ये पहला वीडियो है जो कंप्लीटली डेडिकेटेड है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश पे। तो सबसे पहले, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो आपकी लोकल लैंग्वेज आती है, आपको समझिए कि उतनी ही अच्छी इंग्लिश आपको आएगी। जितना, अगर सपोज करिए कि आप भोजपुरी बोलते हैं, आपको जितनी अच्छी भोजपुरी आती है आपको उतनी ही अच्छी इंग्लिश आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत तो खैर आजकल बोलना लोगों ने कम ही कर दिया, बोल ही गए हैं लोग। कोई भी आपकी लोकल लैंग्वेज रही हो, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, एकदम विश्वास रखिएगा, मैं उस लैंग्वेज में आपको इंग्लिश इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों का जो इंग्लिश से एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया है, मैं उस डिस्टेंस को कम करूंगा और आपके और अंग्रेजी के बीच एक दोस्ती पैदा कर दूंगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक और चीज जानिए कि अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने स्टार्ट किया हुआ है कि इंग्लिश हम कैसे सीखें, तो आपको उन बेसिक्स फैक्टर्स के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है जो आपको आने वाले चैप्टर्स में यूजफुल होती है। अगर मैं बेसिक चीज़ों पे बोलूं कि आप ये काम करो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ अगर मैं कहूं तो ये चीज़ कौन सी होती है, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले भी क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो हमको जाननी जरूरी है। तो दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक में स्टार्ट करता हूं और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर उसका रिप्लाई करिएगा आप लोग कि हाँ आप लोग जानते थे या नहीं जानते थे। और प्लीज एक और रिक्वेस्ट है, जितने भी व्यूअर्स हों मैं उनसे एकदम रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश करेक्टली एंड फाइनली, यदि आप इंग्लिश को एकदम पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए सीखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा, इतनी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप लोगों ने यूट्यूब पे, मेरे प्यारे भाइयों, बहुत सारा कंटेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग 2-3 वीडियो वॉच करिए, देखिए उसको कंटिन्यू, उसके बाद आप सब्सक्राइब करिए और जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं आप देखिएगा क्या किसी ने वो चीज आपको दी है या नहीं दी है, प्लीज।
अब जरा हम आते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? तो दोस्तों सबसे आप लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, ये हेडलाइन हो गया। अब हम आते हैं कि पहला जो टॉपिक है वो क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा। पहली चीज क्या है, ठीक है, इसको मैं दो भागों में डिवाइड करता हूं और यहां पे लिखता हूं दूसरी चीज। यहाँ पे पहली चीज है और यहाँ पे दूसरी चीज है, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको ये बताना चाहूंगा। पहली बात, ठीक है, सबसे पहली चीज है कि सबसे पहली चीज यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा, ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी नहीं होगी। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या कोई इसमें और चीज है जो मैं आपको दे सकता हूँ? तो बिल्कुल दे सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे दोस्तों है कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब। कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब। अब जरा आप सोचेंगे कि ये वाली चीज जो मैंने लिखा है वो क्या है। अगर दोस्तों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों ये दो टॉपिक मैंने लिख रखे हैं और इस व्हाइट बोर्ड को मैंने दो भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब या व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, ये पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में जाना चाहिए। एंड व्हाट इज कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब। अगर मैं पूछता हूं कि दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों ऑक्सिलरी वर्ब और कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर होता है, तो कितने लोग बता सकते हैं? जरा प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल माय व्यूअर्स who were watching my video to comment in the comment box. Then what is the difference between auxiliary verb and co-auxiliary verb? आपको auxiliary verb और correlative auxiliary verb में अंतर बता देना है। auxiliary verb का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, लगभग सारे लोगों ने auxiliary verb का नाम सुना होगा। लेकिन auxiliary verb क्या है, helping verb क्या है? तो दोस्तों इसका नाम होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। सबसे पहले मैं बता दूं, क्रिया का मतलब होता है दोस्तों वर्ब, ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो सब क्या है? वर्ब है। और सहायक का मतलब होता है दोस्तों सहायता करने वाली, जो अपने वर्ब को सपोर्ट करती है, जो अपने क्रिया की सहायता करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो आप पूछेंगे कि ये क्या होता है, तो एकदम पेशेंस रखिए, मैं बता रहा हूं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इज हो गया, यहाँ पे एम की बात करते हैं, यहाँ पे आर की, यहाँ पे दोस्तों वॉस की बात करते हैं, यहाँ पे वर की बात करते हैं, यहाँ पे हैज की बात करते हैं, हैव की बात करते हैं और दोस्तों हैड की बात करते हैं, ठीक है। ईटीसी, आपको डू डज मिलता हो, डिड मिलता हो, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, जितना मिलता है सब रख लो। वो सारे लोग क्या हैं? तो सारे लोग दोस्तों वो क्या है? तो वो सारे के सारे आपके हेल्पिंग वर्ब हैं और वो आपके ऑक्सिलरी वर्ब है। करेक्ट है। अब जरा बात करते हैं कि अगर ये सारे लोग ऑक्सिलरी वर्ब हैं तो फिर ये क्या है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज और है, मैं एक चीज बता दूं, इसको याद रखिएगा। इसमें जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूं दोस्तों, शब्दों की संख्या, इसमें शब्दों की संख्या एक होती है। कितनी होती है? तो इसमें शब्दों की संख्या एक होती है, इसको नोट करिए आप लोग, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो आपके नोट करने योग्य है, यही इंपॉर्टेंट है। जितनी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी दोस्तों उनकी टोटल जो संख्या होती है पूरे ग्रामर में वो 24 होती है। और 24 जैसे इज ले लिया हमने तो एक ही शब्द है, एम ले लिया वन वर्ड है, आर आ गया एक ही शब्द है, इसमें वॉज हो, वेयर हो, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, जो आपको लेना है, सब में शब्दों की संख्या केवल और केवल कितनी है? एक है, ठीक है। अब जरा इसमें आते हैं। इसमें याद रखिएगा जानबूझ के मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि बाइलिंगुअल रहे, आपको आसानी से उस समझने में बहुत आसान हो। कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? तो कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब में इसमें इसमें का मतलब हो गया कोरिलेटिव ऑक्सिलरी
वर्ब में इसमें शब्दों की संख्या दो या तीन होती है। याद रखें, हेल्पिंग वर्ब और कोरिलेटिव हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, उसमें शब्दों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, एक होती है। लेकिन कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब है, उसमें जो शब्दों की संख्या है वो या तो दो हो सकती है और या तो कितनी हो सकती है दोस्तों, तीन हो सकती है। तो जिसमें दो या दो से अधिक अगर शब्द आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब। कंफर्म है। जिसमें एक शब्द आता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और जिसमें दो या अधिक वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जांपल के रूप में अगर हम यहाँ पे ले लें, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं हैज बीन। हैज यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे भी हैज है, तो शब्द की संख्या कितनी थी इसमें, एक थी। लेकिन हैज के बाद यहाँ पे हमने लगा दिया बीन। अगर दोस्तों यहाँ पे हमने लगा दिया हैव, हैव के बाद क्या आ गया, फिर हैव के बाद आ गया बीन, इसमें शब्द की संख्या कितनी हो गई, इसमें शब्दों की संख्या हो गई दो। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं कैन बी, कैन के बाद क्या आ गया बी। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों सेल के बाद हैव, क्या लिख देते हैं, सेल के बाद हैव, यहाँ पे शब्दों की संख्या कितनी हो गई, दो। तीन भी हो सकती है। जैसे अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में एक और लें तो यहाँ पे हम लेते हैं सेल हैव और उसके बाद दोस्तों क्या आ गया बीन, सेल हैव बीन। यहाँ पे दोस्तों अगर एक बार और हम ले लें तो यहाँ पे दोस्तों हमने लगा दिया वुड हैव और उसके बाद विल हैव बीन, वुड हैव बीन भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो शब्दों की संख्या हो गई कितनी हो गई, तीन हो गई। कितनी हो गई, ध्यान से देखिए, तीन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब और कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर होता है। जिसमें शब्दों की संख्या केवल और केवल एक होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन जिसमें शब्दों की संख्या दो होती हो या कितनी होती हो, तीन होती हो, उसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों ये पहले क्वेश्चन का आंसर है कि ऑक्सिलरी वर्ब और कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब में अंतर क्या होता है। ठीक है, किसको कोरिलेटिव आप बोलेंगे और किसको ऑक्सिलरी बोलेंगे। तो ऑक्सिलरी जिसमें शब्दों की संख्या एक होती है और कोरिलेटिव जिसमें शब्दों की संख्या दो अथवा तीन होती है। कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म होगा, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है, अपने कान को खोल के रखिए, अपनी आंखों से देखते रहिए, एकदम हर चीज इजी है। अब ये बताने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है कि हमने ऑक्सिलरी वर्ब और कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब में आपको अंतर समझाया। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है, जब आप एडवर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज बहुत है, उसी का यूज है, आपको प्लेस वैल्यू पढ़नी ही पड़ेगी और कैसे काम करता है ये उस पर मैं आपको लेके आता हूं। दोस्तों एक चीज हमको बताइए, अगर कोई भी चीज, अगर इसके साथ हमको नॉट का इस्तेमाल करना है, इसके साथ यदि हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, सपोज करिए कि यहां पे हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पे दोस्तों आ जाएगा आई एम, उसके बाद आ गया नॉट वर्किंग। अब ध्यान से देखो मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों यहां पे जो एम है वो आपका है ऑक्सिलरी वर्ब और इसके बाद आ गया नॉट, NOT। एक चीज याद रखना, मैं बाद में बताऊंगा, नॉट जो होता है लाइफ टाइम दोस्तों एडवर्ब होता है। अब जरा क्वेश्चन जरा सुनिए, धीरे धीरे मैं एक एक चीज को कंफर्म करूंगा कौन सी चीज क्या है, कब काम करती है। यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको नॉट का इस्तेमाल करना होता है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद कर लेते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस में यूज होने वाली ऑक्सिलरी वर्ब केवल ऑक्सिलरी वर्ब ना हो बल्कि कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब हो, अगर दोस्तों हमको हैज बीन के साथ, हैव बीन के साथ, कैन बी के साथ, शैल हैव के साथ, शैल हैव बीन के साथ या फिर विल हैव बीन के साथ यदि नॉट का इस्तेमाल करना हो तो उस नॉट का इस्तेमाल आप कहां करोगे, आप हैज बीन के बाद करोगे या शैल हैव बीन के बाद करोगे। आप लोगों ने कभी सोचा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दो होती है तो नॉट का इस्तेमाल
हम बाद में करते हैं या फिर दोनों के बीच में करते हैं? तो आपका कहना होगा कि सर इसके बीच में करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं हम। दोस्तों हमारा क्वेश्चन हैज बीन नॉट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हैज बीन नॉट। ठीक है, या हमारा क्वेश्चन होना चाहिए था हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन है, और प्लीज ये मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताएं कि इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट है या फिर ऑप्शन बी करेक्ट है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि ये पहली बेसिक चीज है जो आपको जाननी जरूरी है। और दोस्तों एक चीज और होता है, अगर हम एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये जानना बेहद जरूरी होता है कि जो मैं कर रहा हूं वो 100% सही है या गलत है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक सपोज कर लेते हैं कि मान लेता हूं, अगर एक पॉसिबिलिटी अगर शो करते हैं इन एग्जामिनेशन हॉल, देन यू विल बी फेल्ड, आप फेल हो जाओगे, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? तो आपका आंसर होगा कि सर ए वाला ऑप्शन गलत है और बी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ये मैं भी जानता हूं दोस्तों, ये आप लोग भी जानते हो कि जब आता है तो हेल्पिंग जो नॉट का इस्तेमाल होता है बीच में ही करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीच में क्यों करते हैं? कारण क्या है उसका कि ऑक्सिलरी वर्ब जब आती है तो उसमें नॉट जो होता है उसके बाद नहीं बल्कि बीच में आ जाता है, क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, और हमारा ये समझने का मोटो यही था कि इसका इस्तेमाल हम बीच में क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं उसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक रूल है जो काम करता है और जिसको जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों हम आते हैं उस फॉर्मूले पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, एक एक चीज को जानना जरूरी है। आखिर क्यों हम पढ़ते हैं तो बाकी चीजें हमको नहीं आती हैं? वो चीजें क्या है, क्यों है, कब काम करती है, उस सबको जानना हमारा अधिकार है। ठीक है, अब जरा हम एक क्वेश्चन आपके सामने देते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन ये है कि जब ऑक्सिलरी वर्ब में शब्दों की संख्या 2 अथवा 3 हो तो नॉट का यूज बीच में ही क्यों करते हैं? बीच में ही क्यों करते हैं? दोस्तों ये मेरा प्रश्न है और इसको जानना बहुत जरूरी है। क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? तो जरा उसका आप डिस्क्रिप्शन, आप एक्सप्लेनेशन सुनो। कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या करोगे? ठीक है दोस्तों, एक चीज मैंने यहाँ पे अभी आप लोग को बताया कि यहाँ पे जो नॉट काम करता है, तो नॉट चूंकि काम करता है किसका? तो नॉट काम करता है दोस्तों एडवर्ब का। नॉट क्या है? तो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। इसके बारे में हम जब एडवर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे तो एकदम उसका मैं एक्सप्लेनेशन एकदम बड़े रूप से दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है हमारा ये, तो ये प्रश्न को समझने के लिए हमें कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब का जानना जरूरी है। ठीक है, अब जरा मैं बात करता हूं, इसका आंसर है क्योंकि सेंटेंस में आप नॉट का इस्तेमाल बीच में क्यों करोगे? क्योंकि सेंटेंस में यूज होने वाली ठीक है ऑक्सिलरी वर्ब, सेंटेंस में यूज होने वाली ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो दोस्तों? तो कोरिलेटिव हो। तो एडवर्ब का यूज ठीक है पहली और दूसरी के बीच में करते हैं। छोटा सा आंसर भी है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि सेंटेंस में दोस्तों यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब आपके सामने कौन सी हो? तो कोरिलेटिव हो। कोरिलेटिव का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, शब्दों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 अथवा 3। और उस सेंटेंस में किसी भी अगर एडवर्ब का यूज हो रहा हो
तो उस एडवर्ब का यूज दोस्तों हम पहले शब्द के और दूसरे शब्द के कहां करते हैं, तो बीच में करते हैं। ठीक है, यही रीजन है कि जब भी एडवर्ब आता है तो पहले और दूसरे के बीच में हो जाता है। ठीक है, कैसे, मैं एक दो एग्जांपल देके तब आपको बताता हूं। अगर सपोज करिए कि यहां पे हमने एग्जांपल दिया, अगर यहां पे लिख दिया मैंने आई हैव, ठीक है, उसके बाद आ गया नॉट, उसके बाद आ गया बीन रीडिंग, उसके बाद आ गया फॉर, यहां पे आ गया 2 आवर्स। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यहां पे जो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और बीन है वो भी ऑक्सिलरी वर्ब है। दोस्तों यहां पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब में पहला शब्द है और ये ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सा शब्द है, दूसरा है। अब जब दो शब्द हो गए तो जो हेल्पिंग वर्ब हो गई वो कौन सी हो गई, कोरिलेटिव। और ये जो नॉट होता है क्या होता है, तो एडवर्ब होता है। और ये जो एडवर्ब है तो उसको कहां रहना चाहिए, तो उसको दोस्तों रहना चाहिए पहले और दूसरे के बीच में। पहले और दूसरे के कहां रहना चाहिए, तो बीच में रहना चाहिए। यही रीजन है कि यहां पे हमको बीच में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब जरा एक और मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, उसका दोस्तों मैं पैसिव बनाता हूं तब काम करते हैं उस पर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैंने एक्टिव वॉइस ले लिया, क्या ले लिया, एक मैंने एक्टिव वॉइस ले लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों केवल, और यहाँ पे दोस्तों हमने उसका लगा लिया पैसिव वॉइस। क्या लगा लिया, पैसिव वॉइस। आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर दोस्तों यहाँ पे लिख दिया जाए सी हैज, उसके बाद आ गया सी हैज ऑलरेडी, उसके बाद आ गया दोस्तों चीटेड मी। ये आपका क्वेश्चन है, सी हैज ऑलरेडी चीटेड मी। दोस्तों आपको भी पता है कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे किसी भी परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो तो उसमें बीन जोड़ना पड़ता है। ठीक है, शब्दों की संख्या कितनी है, एक है। अब जरा हम मी को इधर लेके आते हैं तो ये बन गया दोस्तों आई, बन गया। अगर आई है यहाँ पे तो आई के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, आई हैव। ठीक है, ऑलरेडी आपका यहाँ पे एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। अगर एडवर्ब है तो यहाँ पे हमने लिख लिया ऑलरेडी। ठीक है, और हैव के बाद हमको बीन जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे आ गया बीन। अगर यहाँ पे चीटेड है तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसके बाद बाई, उसके बाद क्या गया दोस्तों, हर। अब जरा जो पोजीशन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझने का जरा प्रयास करो। हमारा क्वेश्चन है कि जब सहायक क्रिया में शब्दों की संख्या 2 अथवा अधिक हो तो जो एडवर्ब आता है, जो नॉट आता है या कोई भी एडवर्ब, तो बीच में ही क्यों यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब की जो संख्या है ये पहली है और बीन आ गया तो ये भी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सा शब्द हो गया, दूसरा। और यहाँ पे आप चेक करो कि जब शब्दों की संख्या 2 हो गई है तो बीच में कौन आ गया है, तो बीच में आ गया है आपका एडवर्ब। ठीक है, यानी एडवर्ब जब भी आएगा तो दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में ही उसको आना है, कभी वो पीछे नहीं जाने वाला। क्यों, क्योंकि उस सहायक क्रिया को हम केवल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बल्कि कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, कोरिलेटिव ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वो रीजन है जिसको आपको जानना बेहद जरूरी था। क्यों आता है, आपने पढ़ा होगा, इसका यूज भी पढ़ा होगा, आप ऐसे इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आज के बाद ये सब आदतें आपको छोड़नी पड़ेंगी कि ऐसे होता है। ये हम भी जानते हैं ऐसे होता है, लेकिन क्यों होता है ये आपको जानना है आज के बाद। क्योंकि हमारा मोटो यही है, हमारा मोटो केवल सिलेबस को कंप्लीट ही करना नहीं है बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते हैं, हमारी कक्षाओं को अटेंड करते हैं, उस सब्जेक्ट में अपने टारगेट के अनुसार उसको पास कराना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम सारे लोग मिलकर आप लोगों के लिए काम करेंगे, तो जितना दोस्तों समझाया जाए आप उतना समझिए। नहीं समझ में आता है तो एकदम दिल खोल के क्वेश्चन कीजिए, हम लोगों से शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, टीचर से, डॉक्टर से और लॉयर से कभी अपने मन की बात भी नहीं छिपानी चाहिए। तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क योर प्रॉब्लम्स, योर वीकनेस। अपनी परेशानियों को पूछने से कभी मत घबराइए। और दोस्तों
मैं और एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों को अगर समझ में कम आया होगा तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्तित्व को जानने के लिए कम से कम 2-3 वीडियो उसका जरूर देखिए। जो चीजें वो बता रहा है उसको ध्यान से सुनिए। और जब दोस्तों चैप्टर पे आएंगे तो चैप्टर तो मैं इतना एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को किसी बुक में नहीं मिलेगा। और एकदम गारंटी के साथ मैं बताऊंगा कि देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।